नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। कांग्रेस को आयकर विभाग का 1823 करोड़ का नोटिस, और सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर होगी कार्रवाई। ये राहुल ने कहा। आप देखते हैं क्या कहा। राहुल ने कहा यह कर आतंकवाद भाजपा से भी वसूले जाए 4600 करोड़, और बोली आम चुनाव में विपक्ष के लिए नहीं रह गया है समान अवसर, और भाजपा के मामले में आंख पर पट्टी बांधकर बैठा है आयकर विभाग। अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से पंगु बनाया जा रहा है कांग्रेस का चुनाव अभियान। और आप देखते हैं कि भाकपा को भी आयकर का नोटिस मिला है। तृणमूल सांसद साकेत गोखले को आयकर के 11 नोटिस मिल चुके हैं। और देखिए अगर हम लोग बात करें कांग्रेस की, तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। नियमों के तहत हो रही है कांग्रेस के विरुद्ध कार्रवाई, ये आयकर विभाग कह रहा है। कहा कि कोर्ट ने भी माना कि कांग्रेस को पक्ष रखने के लिए दिया पर्याप्त समय। कांग्रेस से बकाये कर की जो मांग रखी गई है वह पूरी तरह न्याय संगत है। अब आप देखिए चुनावी साल है, और इसलिए और कांग्रेस सवाल उठा रही है कि कांग्रेसी जब चुनावी साल है तो उस समय आप क्यों छापे डाल रहे हैं, और यही छापा डालने का यही टाइम मिला है आपको, तो उसी की बातें हो रही हैं। बिहार में 26 पर लड़ेगा राजद, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। कांग्रेस को मिली है 9 सीटें। तो बिहार देखना है तो देख लीजिए। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये बिहार है। पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें तो आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। और पहले महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार, अब आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा की सीटों की बात करें तो आप देखेंगे कि 243 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। रामलीला मैदान की महारेली में ताकत दिखाएगा INDI, और विपक्षी गठबंधन की 31 मार्च को प्रस्तावित महारैली को दिल्ली पुलिस ने दी अनुमति। और इसमें आप देखिए राहुल, खड़गे, उद्धव, तेजस्वी, अखिलेश, चंपई सोरेन, भगवंत मान रहेंगे मौजूद। और केजरीवाल की पत्नी शुरू कर सकती हैं सियासी पारी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनके पति यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके आबकारी नीति में, शराब नीति में। सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच को दी मंजूरी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दे दी है। उगाही को लेकर सुकेश चंद्रशेखर की शिकायत मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय ने जांच को स्वीकृति दी है, और लंबा समय हो चुका है। आप देखिए सत्येंद्र जेल भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल में ही हैं। और CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिंह राव, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट कर इन विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी। और भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में पहली बार दिया गया था। कब? 1954 में पहली बार शुरू हुआ था। पहली बार किससे दिया गया था ये भी बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या कर लेता है? क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछ लेता है। और आप देखते हैं कि पहली बार दिया गया था C राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और CV रमन को। और 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को दिया गया है। ये जरूर याद रखिएगा।
ये विधायक राजू पाल हत्याकांड में 6 को उम्र कैद की सजा हुई है। ये प्रयागराज के बहुचर्चित विधायक राजू हत्याकांड में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 7वें को 4 वर्ष की सजा सुनाई। इन सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है और सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायाधीशों ने इनको सजा सुनाई है। बता दें कि 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल, उनके सहयोगी देवी दीनपाल और संदीप यादव की हत्या हुई थी। मुख्तार की मौत की न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच होगी। ये आप सभी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली और राजनेता रहे। जेल में बैठकर इन्होंने चुनाव जीता, मायावती की पार्टी से जुड़े रहे। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ की बात हो रही है। इसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जब से योगी आदित्यनाथ साहब आए हुए हैं ना, तो माफियाओं के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। ये भी देख रहे होंगे आप लोग। रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए हो एआई का प्रयोग, मोदी साहब कर रहे हैं। बिल गेट्स से बातचीत के दौरान डीप फेक में एआई के इस्तेमाल पर चिंताएं जताई। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने भारत में विकसित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सराहा और महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। ये भी आप देखते कहा जा रहा है। चलिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है, तो इसके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखिएगा। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन ही चल रहे हैं। उनके कई नेता आप देखते हैं कि जेल में ही है। सत्येंद्र जैन हो, चाहे आप देखिए मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो। अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की याचिका पर विचार करे दिल्ली सरकार। ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। 8 साल में पहली बार मार्च में दिल्ली को मिली अधिकांश दिन साफ हवा, वरना आप देखते हैं कि दिल्ली में सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। अब आप देखिए कि राजनीति की बातें हो रही हैं, क्योंकि चुनाव है और लोकसभा का, और 543 सीटें हैं लोकसभा में। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और आप देखेंगे कि इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा इसका। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग जरूर बताइए नीचे। 2013 में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रल वीवीपैट का सबसे पहले इस्तेमाल नागालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन बनाने और इसके लिए पैसा मुहैया कराने का आदेश केंद्र सरकार को दिया था। तो इस तरह की जानकारी जरूर याद रखा करिएगा। गठबंधन का सरकार का सबसे छोटा कार्यकाल। आजादी मिलने के बाद देश में आप देखिए पहली बार 1951-52 में आम चुनाव हुए थे और लंबे समय तक कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें भी बनती रही हैं। और आप देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब 13 दिन तक शासन किया था उन्होंने, याद रखिएगा। 13 दिन में गिर गई थी सरकार। खूब राजनीति की बातें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। जहां चुनाव हुआ करे उसके बारे में याद रखा करिएगा, उस चुनाव के बारे में याद रखा करिएगा। बाकी तो आप सभी जानते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि चुनावी साल है।
ये आप देखिए सी विजिल के जरिए इस तरह होती है कार्रवाई चुनाव में। तो पहला पड़ाव, शिकायत के 5 मिनट के भीतर जिला चुनाव अधिकारी तुरंत मैदानी अमले को जांच के लिए निर्देश करता है। दूसरा पड़ाव, अगले 15 मिनट में मैदानी अमला मौके पर पहुंचता है। तीसरा पड़ाव, इसके अगले 30 मिनट में मैदानी अमला कार्यवाही करके उचित रिपोर्ट देगा। चौथा पड़ाव, अगले 50 मिनट में जिला चुनाव अधिकारी रिपोर्ट को देखने के बाद उसे या तो बंद कर देगा या उसे कार्यवाही के आगे भेजेगा। दोनों स्थितियों में शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम संपत्ति गिरवी पर करने पर रेलवे देगी हाउस बिल्डिंग एडवांस। ये आप देखेंगे कि भोजशाला के गर्भगृह में हो सकती है खुदाई। ये मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि ऐतिहासिक जो भोजशाला है ना, इसी की बात हो रही। एएसआई टीम खुदाई कर रही। एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ भी हिंदू और मुस्लिमों का विवाद बना हुआ है, तो यहाँ भी सर्वे चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। हिंदुओं के मुताबिक भोजशाला सरस्वती देवी का मंदिर है और सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की मजार आप देखिए बनाई थी। अंग्रेजी अधिकारी वहां लगी बाग देवी की मूर्ति को लंदन ले गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। कूनो के आंगन में खेलकर 1 वर्ष की हुई मुखी। और चीता परियोजना आई थी ना, तो 8 चीते लाए गए थे 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से। 12 चीते लाए गए थे 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से। 7 चीतों की मौत हो गई है अब तक इन 20 में से। 13 वयस्क चीते हैं अभी, इनमें से 6 नर व 7 मादा, और 14 शावक हैं अभी कूनू में नेशनल पार्क में। तो उन्हीं की बात हो रही है। ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा कूनू नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश देखना है तो देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। डाटा सुरक्षा के लिए भारत में कानूनी ढांचा मौजूद है, मोदी साहब कह रहे हैं। पीएम ने कहा है कि लोगों के जीवन से सरकारी हस्तक्षेप समाप्त करना चाहता हूं। और स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि में डिजिटल तकनीक के प्रयोग का काम शुरू हो गया है, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। काम में संकीर्ति भावनात्मक जुड़ाव से मिलती है ऊर्जा, मोदी साहब कह रहे हैं। इस सीपीआई के आधार पर हुई मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी। ये आप देखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की बात हो रही, एक कब आई थी योजना, ये आप लोग बताइएगा। औजार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते मीडिया प्लेटफॉर्म, हाईकोर्ट कह रहा है। कहा बहुलतावादी समाज में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है। पीएम और सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को जमानत से इंकार किया है। असम के 4 जिलों में अपस्फा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। जो आप देखते हैं कि सशक्त बल विशेष अधिनियम है ना 1958, इसी की बात हो रही है। ये असम चलिए एक बार आप लोग देखिए, ये असम है। दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश 2 देशों से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गुलाब चंद कटारिया हैं कि राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम, ये भी याद रखिएगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने शांति प्रस्ताव पर भारत से मांगा सहयोग। एक आप सभी जानते हैं कि जयशंकर ने कहा यूक्रेन के विदेश मंत्री से हर मुद्दे पर हुई है खुलकर बात। ये आप देखें, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों में लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के अनछुए वन की मोहक नैसर्गिक छटा मोह लेगी मन। जैव विविधता संघ वन्य जीव पर्यटन की असीम संभावनाएं सजोए है। लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित सोहेलावा जंगल
और आप देखते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे। अब आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है आपका, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी मिलती है यहाँ से आपको। छात्रों के लिए बोझ बनी शिक्षा। तो राजस्थान के कोटा शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की आत्महत्या करने की खबरें थम नहीं रही हैं। पिछले दिनों एक दिन के अंतराल में से 2 छात्रों के आत्महत्या करने की खबर आई। कोटा में इस वर्ष अब तक 8 विद्यार्थी अपनी जान दे चुके हैं। 16 साल के ऐसे ही एक लड़के ने आत्महत्या करने के पहले एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा है, सॉरी पापा, आईआईटी नहीं हो पाएगा। हम नियमित रूप से स्कूली बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, यहाँ तक कि आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थानों में ऐसी घटनाओं के विषय में सुनते रहते हैं जहां दबाव से निपटने में मुश्किलों का सामना करने के लिए कारण छात्र अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। नए भारत में बुझते इन युवा दीपकों से अधिक निराशाजनक और कुछ नहीं हो सकता है। और आजकल आप देखते हैं कि लोग बोझ ही नहीं ले पा रहे हैं, वो मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार एक साल में 1,70,000 से अधिक भारतीयों ने आत्महत्या की है। और वर्ष 2022 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर आत्महत्या की दर बढ़कर 12.4 हो गई है। आत्महत्या के मामले में यह अभी तक की सबसे अधिक ऊंची दर है। भारत की आत्महत्या दर वैश्विक दर से 20% अधिक है। भारत में आत्महत्याएं अस्वाभाविक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। आत्महत्या से होने वाली जनहानि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों से भी 6 गुना अधिक है। और भी चिंताजनक बात यह है कि भारत की युवा पीढ़ी जीवन के दबाव को सहने में काफी भारी कठिनाई महसूस कर रही है। हर वर्ष आप देखिए, आत्महत्या की मनोवृत्ति ने 10,000 से अधिक ऐसे लोगों को अपनी चपेट में लिया है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि देश में आत्महत्या करने वालों में लगभग आप देखेंगे 70,000 की आयु 30 वर्ष से कम थी। भारतीय युवाओं को आत्महत्या करने के लिए आखिर क्या मजबूर करता है, इसे समझना और इसका निवारण उस देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है। और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय युवा, विशेषकर किशोर भारी शैक्षणिक दबाव से गुजरते हैं। हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली में विकसित हो गए हैं जहां 99% अंक प्राप्त करना भी किसी छात्र को श्रेष्ठ कॉलेजों में प्रवेश दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। हाल में मैंने 6ठी कक्षा के छात्रों के लिए सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग के विज्ञापन देखे। जिस उम्र में बच्चों को सपने देखने चाहिए, हम उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की राय पर दे रहे हैं। और 9वीं कक्षा का बच्चा अगर इस बात से परेशान रहता है कि हर रिश्तेदार और परिचित उसे मिलते ही यह कहकर एक प्रकार से डराएगा कि अगले साल बोर्ड परीक्षा है, और ऐसी व्यवस्था में शिक्षा कभी ना खत्म होने वाला बोझ बन जाता है और इस प्रक्रिया में ज्ञान अर्जित करने की यात्रा का स्वाभाविक आनंद भी समाप्त हो जाता है। और यह सब तब है जब आप देखिए, यह सत्य किसी से छिपा नहीं है कि जीवन की सफलता किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं करती है। और इस विकराल होती समस्या का समाधान खोजे तो हमें अपनी उस व्यवस्था को बदलना होगा जहां 2-3 घंटे की परीक्षा किसी युवा की क्षमता को आंकने का इकलौता पैमाना है। हमें एक ऐसी संस्कृति पोषित करने की आवश्यकता है जहां ज्ञान को समझना, आनंद लेना और जीवन में उसे उपयोग में लाना अधिक महत्वपूर्ण है, और ना कि तथ्यों और आंकड़ों को याद रखना। हमें भारत के टियर 2 कॉलेजों को बेहतर बनाने में निवेश करने की जरूरत है ताकि आप देखिए, हमेशा टॉप करने का दबाव कम हो। हम ऐसे परीक्षण तंत्र का पोषण करें जहां आप देखते हैं, जहां शैक्षिक अंकों के अलावा खेल, नेतृत्व, सामाजिक कार्य, संगीत, नवाचार और कला भी कॉलेजों और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन चयन सूची को अंतिम रूप देने में एक कारक बने। और समस्या का एक नया उभरता पहलू इंटरनेट मीडिया का बेलगाम विस्तार है। इंटरनेट मीडिया निरंतर युवाओं को महंगी वस्तुओं का उपभोग और नवीनतम गैजेट्स रखने के लिए उकसा रहा है। विडंबना यह है कि माता पिता भी ही इस प्रवृत्ति को पनपने दे रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के माध्यमों से युवाओं में अजीज तरह की होड़ उत्पन्न हुई है। वे अपनी तथाकथित उपलब्धियों का दिखावा करने में लग जाते हैं और वे वस्तुओं से लेकर अपने सैर सपाटे की गतिविधियों का बखान करते हैं, और जिससे कई दूसरे बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है। कई बच्चे तो अनैतिक साधनों का सहारा भी लेने लगते हैं। कुछ महीने पहले की बात है कि एक स्कूल के पुरस्कार वितरण में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मंच पर पुरस्कार आने वाले लगभग हर बच्चा 40 से 50,000 रुपए मूल्य वाली स्मार्ट वॉच आप देखते हैं कि पहने हुए था। और इससे मुझे लखनऊ में मेरी इस स्कूली शिक्षा की याद दिला दी, जहां मेरी
प्रधानाध्यापक ने समानता और विनम्रता को बढ़ावा देने के लिए महंगे और फैंसी स्कूल बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि सच्चा धन ज्ञान में है। छात्रों के बीच इस तरह के गैजेट और एवं आराम की वस्तुओं की होड़ को घटाने के सक्रिय प्रयास करने होंगे। भारत में आप देखते हैं कि मानसिक परामर्श के लिए उचित ढांचे का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। न केवल हमारे पास प्रशिक्षित और प्रमाणित मनोवैज्ञानिक की कमी है, बल्कि हम स्वघोषित परामर्शदाताओं का चलन भी देख रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। हम मानसिक और समस्याओं और अवसाद को समझ नहीं पाते और फिर ऐसी स्थिति के लिए मदद मांगने में संकोच भी करते हैं। पुरुषों के मामले में यह विशेष रूप से प्रत्यक्ष दिखता है। भारत में पुरुषों की आत्महत्याएं महिलाओं की तुलना में आप देखिए दुगनी है। यदि युवा आबादी से लाभ उठाना है तो युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के मुद्दे को परिवारों, स्कूलों और कॉलेजों और नीतिगत स्तर पर उठाकर उन पर तत्काल ध्यान देना होगा। और आप देखते हैं ठोस कदम उठाकर शोध और अंतर्राष्ट्रीय मिसालों से प्रेरित होकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से लड़ना होगा और युद्ध स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को मिटाना होगा। जहां शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम बजट में प्रावधान करते हैं, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एकाग्रता से प्रयास करना होगा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ है, इनका नाम है सृजनपाल सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, बहुत बेहतरीन है। इसी तरह के आर्टिकल होना चाहिए। विभूतियों के सम्मान का अद्भुत क्षण, और एक साथ आप देखते हैं कि 5 भारत रत्न को सम्मानित किया गया था ना, उन्हें दिए जाएंगे। आज देश की 5 विभूतियों को नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। परंपरा रही है कि महापुरुषों को दिए गए इस सम्मान का सभी दलों समूहों द्वारा स्वागत किया जाता है, लेकिन अब इस परंपरा की अनदेखी हो रही है, और वह भी जब मोदी सरकार ने वैचारिक मान्यताओं से इतर जाकर भारत रत्न विजेताओं का चयन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ सामाजिक न्याय के नायक कर्पूरी ठाकुर एक साथ भारत रत्न से सम्मानित होने जा रहे हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है जब एक साथ 5 विभूतियों भारत रत्न से सम्मानित होंगी। लाल कृष्ण आडवाणी संघ प्रचारक के साथ साथ आप देखिए जनसंघ जनता पार्टी भाजपा एनडीए के संस्थापक के साथ देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने उच्च आदर्शों का पालन करते हुए लोगों को कभी निराश नहीं किया है। जैन हवाला कांड में नाम आने के बाद उन्होंने उच्च आदर्शों का पालन कर स्वेच्छा से राजनीतिक परंपरा को नई ऊंचाइयां दी, और राजनीतिक शुचिता का पालन करने वाले उनके जैसे नेता दुर्लभ हैं। आज आप देखते हैं देश के आर्थिक नीतियों में बदलाव कर विकास की जिन ऊंचाइयों को छू रहा है उसका श्रेय नरसिंह राव साहब को जाता है। और वे दिन याद करें जब हमारे खजाने का सोना भी कर्ज चुकाने में प्रयोग हो चुका था, तब राव ने कांग्रेस की परंपरागत नीतियों को तिलांजलि देकर नव उदारवाद की व्यवस्था स्थापित की, और उसके चलते ही आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और वह दिन दूर नहीं जब 3री अर्थव्यवस्था बनेगी। यद्यपि नरसिंह राव का प्रधानमंत्री कार्यकाल कई चुनौतियों से भरा रहा है। उनके गांधी परिवार से मतभेद जग जाहिर थे। इन मतभेदों से उपजी मुश्किलों के बाद भी एक स्वावलंबी राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने साहसिक फैसले लिए। अफसोस है कि कांग्रेस उन्हें यथोचित सम्मान नहीं दे सकी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मुझे वह दौर स्मरण आता है जब गेहूं, चावल, चीनी आदि आयात करने पड़ते थे। कई अवसरों पर तो मालवाहक जहाजों की देरी भुखमरी का अंदेशा पैदा कर देती थी। ऐसे समय में फसलों की नई प्रजातियों को विकसित कर कृषि को स्वावलंबी बनाने में स्वामीनाथन ने बड़ी भूमिका निभाई। आज भारत गेहूं, धान, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। उनके नेतृत्व में गठित स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की किस्मत बदलने का ऐतिहासिक कार्य किया। फसलों के लाभकारी मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया उनके द्वारा ही प्रारंभ की गई। इसमें कृषि भूमि के किराए से लेकर आप देखिए मजदूरी के आकलन को लेकर मूल्य तय करने का प्रावधान है। और कुछ लोग चौधरी चरण सिंह एवं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को इसलिए राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं क्योंकि इसके बाद INDI का विघटन हुआ है। लेकिन राजनीति के सरोकार से अभी अनभिज्ञ लोग ही नकारात्मक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वे इनकी अनदेखी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 3 दशकों से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बाद कर्पूरी ठाकुर सामाजिक बराबरी के आंदोलन के पर्याय बने। 24 जनवरी को जब उनका जन्मदिन समता और स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तब उसमें वे नेता भी शामिल होते हैं जो इनके जीवन काल में उनके विचारों के विरोधी रहे। समता की स्थापना और स्वाभिमान से जीने के सपने को सच में बदलने का काम कर्पूरी ठाकुर ने ही किया। उन्होंने दुर्लभ साधन ही लोगों में चेतना लाने का काम किया। कर्पूरी जी जिन विचारों को जमीन पर उतारने के लिए समर्पित रहे, वे डॉक्टर लोहिया द्वारा प्रतिपादित थे। लोहिया ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि योग्यता अवसर से आती है। चूंकि जाति भेद के चलते सैकड़ों वर्षों तक शुद्धों और पिछड़ों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला,
और इसलिए उनकी योग्यता और क्षमता का विकास नहीं हो पाया। इसलिए सरपुरी जी इन वर्गों को विशेष अवसर देना चाहते थे। कुछ लोग अभी भी अज्ञानतावश बहस चलाते हैं कि 75 वर्ष बाद भी आरक्षण विशेष अवसर की क्या आवश्यकता है, और उन्हें ये भी आंकड़े देखने चाहिए जो यह बताते हैं कि इन वर्गों का कोटा न सिर्फ अधूरा है बल्कि उच्च पदों पर उनकी नियुक्तियां भी न के बराबर है। केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पद अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर नवंबर 1978 में बिहार विधानसभा में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का प्रस्ताव लाए थे और इस पर बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में भूचाल सा आ गया था। जनता पार्टी दो फाड़ हो गई थी। इस प्रस्ताव में अति पिछड़ी जातियों के लिए 12, सामान्य पिछड़े लीग के लिए 8 और महिलाओं व सामान्य क्षेत्र में दुर्लभ वर्गों के लिए 3-3% आरक्षण का प्रावधान था और महिला व सामान्य वर्ग के आरक्षण का यह पहला प्रयास था। सामाजिक न्याय के इस संघर्ष में कर्पूरी ठाकुर की सीएम पद खोना पड़ा, पर आज उनकी ही आरक्षण फार्मूले पर अमल हो रहा है। जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन इसका प्रमाण है। चौधरी चरण सिंह भी भारत रत्न सम्मान के सच्चे हकदार थे। उनका लंबा समय कांग्रेस में गुजरा, लेकिन जनहित के प्रश्नों पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। 1935 में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कृषि पुत्रों के लिए सरकारी सेवाओं में 50% आरक्षण की मांग कर सभी को चकित कर दिया। 1952 में उनके द्वारा किए गए भूमि सुधार समूचे भारत के लिए नजीर बने। उन्होंने किसानों को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया और आप देखिए गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को बल दिया। लेखक जनता दल के महासचिव है, इनका नाम है केसी त्यागी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। शांति की राय। जिस प्रकार हम भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं को देखकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार से हमें ईश्वर की रची हुई इस सृष्टि में मनुष्यों के रूप, रंग, भाव, स्वभाव की भिन्नता को देखकर भी उतना ही आनंदित होना चाहिए। हालांकि अनुभव यही कहता है कि हम लोगों में की छोटी छोटी बातों पर कुपित हो जाते हैं, जबकि अन्य स्थितियों में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम किसी कमरे में बैठे हों और छत का छोटा सा टुकड़ा ऊपर से गिर पड़े तो हम किसी पर क्रोधित होंगे छत पर, और हम किस पर क्रोधित होंगे? छत पर? कतई नहीं। संभव है कि उसे बनाने वाले व्यक्ति पर ही। और इसी प्रकार हमारी गाड़ी से कोई पशु टकराने को हो तो हम उसे दुत्कार कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि किसी दूसरे व्यक्ति का वाहन आकर जरा सा टकरा जाए तो उससे एक बड़े टकराव और हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। इसका यही अर्थ हुआ कि हम जड़ चीजों या पशुओं के प्रति तो सहनशील हैं, लेकिन मनुष्य के प्रति नहीं। जबकि होना यह चाहिए कि जिनके साथ हम अपना अधिकांश समय गुजारते हैं, उन मनुष्यों के जाने अनजाने में किए गए व्यवहार को हमें सह लेना चाहिए, उनकी बातों को भूलना सीखना चाहिए। ऐसा करने से हमें प्रसन्नचित रह सकेंगे। हालांकि कई लोग यह कहते हैं कि किसी के गलत व्यवहार को भला कहे कब तक सहन किया जा सकता है। इसका उत्तर यही है कि हम सहन करना ही वास्तव में उस व्यवहार पर विराम लगाना है, क्योंकि यदि हम सहन नहीं करेंगे तो गलत व्यवहार वाला खेल हमें ही निरंतर परेशान करता रहेगा। और यदि हम जीवन व्यवहार में किसी की कही गई बात को मन में से लगाकर रखें ही नहीं और बदले में अपनी तरफ से कुछ कहें भी नहीं, तो कोई कलह क्लेश ही नहीं होगा। और अब जिसका निर्णय हम ही करना है। और हम जीवन में शांति चाहते हैं या उलझन, इसका चयन जितनी आसानी से करेंगे हमारे जीवन की राह भी उतनी ही सुगम होगी। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा। आयकर विभाग की सक्रियता। आयकर विभाग की ओर से 1823 करोड़ रुपए का नया नोटिस भेजे जाने से कांग्रेस का परेशान होना स्वाभाविक है। आयकर विभाग ने कांग्रेस को यह नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज की राशि भी शामिल है। कांग्रेस को यह नोटिस एक ऐसे समय भेजा गया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी वह याचिका खारिज कर दी जिसमें वर्ष 2014 से 2017 के बीच करों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी। और साफ है कि कांग्रेस एक झटके से ऊपरी नहीं कि उसे दूसरा झटका लगा है। निसंदेह जैसे यह सवाल उठता है कि आखिर आयकर विभाग को एक ऐसे समय सक्रियता दिखाने की क्या आवश्यकता थी जब लोकसभा चुनाव के चलते पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से जारी है। इस क्रम में कांग्रेस यह प्रचार कर रही है कि मोदी सरकार विपक्ष को परेशान करने के लिए अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करने में लगी हुई है। वैसे ही यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि कांग्रेस ने टैक्स संबंधी नियमों का समय रहते पालन करना आवश्यक क्यों नहीं समझा। कांग्रेस यह आरोप तो लगा रही है कि मोदी सरकार आयकर विभाग का इस्तेमाल कर उसके खाते फ्रीज कर ठीक उस समय उसे आर्थिक रूप से पंगु कर रही है जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लेकिन उसके पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं कि क्या आयकर विभाग ने टैक्स संबंधी जिन विसंगतियों का उल्लेख किया है वे निराधार है।
और आखिर यह कहाँ तक उचित है कि कांग्रेस टैक्स संबंधी नियम कानूनों का पालन भी ना करे और खुद को पीड़ित भी बताए? क्या आयकर के मामले में कांग्रेस नियम कानूनों से ऊपर है या फिर खुद को किसी विशेष छूट का हकदार मान रही है? जो भी हो, इतना तो है ही कि आयकर विभाग को चुनाव के मौके पर कांग्रेस के टैक्स संबंधी विसंगतियों को लेकर उसके खिलाफ सक्रियता दिखाने से बचना चाहिए था। यह काम वह चुनाव के पहले और बाद में भी कर सकता था। प्रश्न उसकी कार्रवाई का नहीं है बल्कि समय का है। चूंकि उसने चुनाव के मौके पर अपनी सक्रियता दिखाई, इसलिए कांग्रेस को अपने इस पुराने आरोप को नए सिरे से धार देने का अवसर मिल गया है। मोदी के भारत में लोकतंत्र के खतरे में है। आखिर टैक्स संबंधी नियमों की अनदेखी करने वाले किसी दल को आयकर विभाग का नोटिस मिलने से लोकतंत्र की सेहत पर कैसे असर पड़ सकता है? प्रश्न यह भी कि राहुल गांधी यह धमकी देकर क्या साबित करना चाहते हैं कि यदि सरकार बदली तो ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा किसी को यह सब करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी? क्या इसका अर्थ यही अर्थ नहीं कि वह सत्ता में आए तो सरकारी एजेंसियों का वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसा करने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं? चुनाव में धनबल तो संवैधानिक संस्थाएं यदि किसी विषय पर गंभीर चिंता जताती हैं तो इसके व्यापक निहितार्थ होते हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आयोग ने चुनाव में धनबल के प्रयोग पर चिंता जताई थी। यह भी आश्वस्त किया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए इस पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन पहले चरण का नामांकन खत्म होने तक उत्तर प्रदेश में 13.67 करोड़ रुपए नकदी और 85.90 करोड़ की शराब का बरामद होना यह साबित करता है कि फिलहाल ऐसी कोशिशें जारी हैं। यह अलग बात है कि आयोग की शक्ति के कारण से ऐसा करने वालों का उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं हो रहा है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल का प्रयोग करने की कोशिशें किया जाना न केवल चिंता की बात है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी घातक है। कोई उम्मीदवार यदि मतदाताओं को धन या कोई वस्तु देकर प्रभावित करने का प्रयास करता है तो इसका मतलब यह है कि या तो उसका स्वयं पर विश्वास नहीं है या फिर आप देखिए उसकी छवि ठीक नहीं है। राज्य में चुनाव आयोग की शक्ति का ही असर है कि अब तक आबकारी, आयकर, पुलिस और नारकोटिक्स समेत 21 विभागों ने 85.90 करोड़ की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुक्त उपहार व नकदी जब्त की है। 2019 के चुनाव में हुई बरामदगी का लगभग 44% है और इसका आशय यह है कि इस बार धनबल के उपयोग की कोशिशें अधिक हो रही हैं क्योंकि अभी तो चुनाव की शुरुआत ही हुई है। उम्मीदवार उनके समर्थक मतदाताओं को प्रभाव में लेने के लिए शराब और नशीली सामानों को वितरित करते हैं और इसलिए सीमावर्ती राज्यों से इसकी तस्वीर की जाती है। मतदाताओं को लालच देना या डराना आईपीसी की धारा 171 खा और 172 गा के तहत अपराध है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत भी इन गतिविधियों को भ्रष्ट आचरण माना गया है। इसलिए यह मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि किसी के बहकावे में न आए, स्वतंत्र होकर मतदान करें। जन चेतना से बचेंगे प्रकृति के रंग और कचरे से अटती धरती, नदियां और पहाड़ प्रकृति के रंग ही नहीं छीन रही है, मनुष्य के लिए खतरा भी बन गए हैं और हर ओर फैलते अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होना पर्यावरण गंभीर व्याधियों का भी कारण बन रहा है। प्रकृति का हर हिस्सा बढ़ते अपशिष्ट पदार्थ का दबाव झेल रहा है और यही कारण है कि न केवल अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को समझना बल्कि उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाना भी आवश्यक है। याद रहे कि आज अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है जिसके तहत वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रभावी संदेश दिया जाता है और साथ ही उपभोग की व्यवहारिक आदतों को बढ़ावा देने पर भी प्रकाश डाला जाता है। आज दुनिया के हर देश के लिए कचरे के पहाड़ और नदियों के जल में घुलता जहर चिंता का विषय बन गया है। महानगरों से लेकर आप देखिए दूर दराज के इलाकों तक बढ़ते अपशिष्ट पदार्थों का बोझ ढो रहे हैं। चिंतनीय है कि हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े कचरा उत्पादक देशों में से एक है। दिल्ली में तो आप देखिए कई जगह कूड़े के बड़े पहाड़ बन गए हैं। भारत में हर साल 1250 हेक्टेयर से अधिक जमीन कचरे तले ढक जाती है। ऐसे में आप देखिए अपशिष्ट प्रबंधन का अभियान स्वयं मनुष्य का जीवन सहेजने के लिए भी आवश्यक है। प्रकृति के रंग छीनने वाला अपशिष्ट प्रदूषण जन स्वास्थ्य और आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता के लिए नुकसानदायक है और जिसके चलते इसे प्रदूषण के एक बड़े संकट के रूप में देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि प्रकृति के इन पक्षों के लिए जोखिम बने अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन ही इसका पहल हल है और इसके लिए उपभोक्तावादी सोच को बदलना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना आवश्यक है। आज की उपभोक्तावादी जीवन शैली भी धरती पर अपशिष्ट पदार्थों के बोझ का पहाड़ बढ़ा रही है और इस बनावटी संस्कृति के कारण आप देखिए पुनः उपयोग की जा सकने वाली चीजें भी कचरा बना दी जाती हैं। सामाजिक समारोह के दौरान खाद्य अपशिष्ट और प्लास्टिक की वस्तुओं से की जाने वाली सजावट इसी श्रेणी में आती है और ऐसे में इन वस्तुओं
के उपयोग को नियंत्रित करना और चीज़ों की बर्बादी रोकना इस अभियान से जुड़े अहम पहलू हैं। और यही वजह है कि आप देखिए शून्य अपशिष्ट अभियानों की सफलता प्रशासनिक प्रयासों के साथ आम नागरिकों की भागीदारी पर भी निर्भर है। जन चेतना ही जल, जमीन और वायु प्रदूषण पर रोक लगा सकती है। और ऐसी साझी सहभागिता के बल पर ही भारत में 2 अक्टूबर 2014 को व्यापक तौर पर शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ने देश में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। और इस अभियान ने जनमानस में अपने परिवेश की स्वच्छता को लेकर उत्तरदायित्व भाव की अनुभूति भी जगाई। अच्छी बात है। यहाँ आप देखिए कॉलम रहते हैं, टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाती है, तो देख लिया करिएगा। ये शोध कार्यों में नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन, ये भी अच्छा लिखा जाता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। इस तरह की आर्टिकल होना चाहिए। पीएचडी में नामांकन के लिए छात्रों को अब अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि उन्हें नेट के स्कोर के आधार पर भी प्रवेश मिल जाएगा। वस्तुतः शैक्षिक जगत में लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि साल में 2 बार यूजीसी नेट परीक्षा होने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा अलग अलग पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराना कितना उचित है। ध्यान देने वाली बात है कि यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के पैरों में भी बदलाव का निर्णय लिया गया है। देखा जाए तो किसी भी देश का विकास वहां के लोगों के विकास से जुड़ा होता है और इसमें शोध की अहम भूमिका होती है। और शिक्षा और शोध के हालात सुधारने की आकांक्षा से प्रेरित केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी थी। और यह फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों एवं अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। NRF एक क्रांतिकारी बदलाव है और यदि यह ठीक ढंग से काम करे तो हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में बड़ा सुधार हो सकता है। और इसके साथ ही वैज्ञानिक शोध से आप देखते हैं कि आवश्यक नतीजे भी सामने आ सकते हैं। NRF में निहित क्षमता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें पर्याप्त एवं तेजी से बढ़ती सार्वजनिक वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। और निश्चित रूप से यह पहल भारत में अनुसंधान वृत्ति को बढ़ावा देने, नवाचार पैदा करने और शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने में योगदान देगी। और यह कदम अनुसंधान के महत्व की स्वीकृति और वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकताओं के प्रति भारत की सजगता का प्रमाण भी है। और देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आप देखिए, एक तरफ जहां यूजीसी ने पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री की अनिवार्यता खत्म कर दी है, वहीं दूसरी ओर आप देखिए आयोग ने नौकरी के चलते पीएचडी नहीं कर पाने वाले पेशरों को पार्ट टाइम पे पीएचडी करने का विकल्प उपलब्ध कराकर बड़ी राहत दी है। अब वर्किंग प्रोफेशनल नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकेंगे। इसमें पीएचडी प्रोग्राम में 6 महीनों का कोर्स वर्क रेगुलर मोड से करना होगा, जबकि थीसिस समेत अन्य रिसर्च वर्क पार्ट टाइम मोड से कर सकेंगे। निश्चित रूप से यह पहल भारत में अनुसंधान वृत्ति को बढ़ावा देने, नवाचार पैदा करने और शिक्षा के स्तर को आप देखिए उन्नत बनाने में योगदान देगी। गुणवत्ता का सवाल तो CSIR के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में हर साल लगभग 3000 अनुसंधान शोध पत्र तैयार होते हैं, लेकिन इनमें कोई नया आइडिया या विचार नहीं होता है। विश्वविद्यालयों तथा निजी और सरकारी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में सकल खर्च भी बहुत कम है और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह कुल जीडीपी का 1% भी नहीं है। यह सीमा 2% तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन कोई भी सरकार इस दिशा में शायद ही कुछ कर पाई हो। यही नहीं, कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंचों पर भी यह मुद्दा चर्चा से गायब रहता है। और ऐसे में आप देखते हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अनुसंधान शोध पत्रों के नजरिए से भी विज्ञान के वैश्विक उत्थान में भारत का योगदान केवल 2 से 3% है। और देश में आप देखते हैं लगभग 1000 विश्वविद्यालय के बावजूद चीन, यूरोप व अमेरिका की तुलना हमारे शोध पत्रों की गुणवत्ता और संख्या सबसे कम है। आखिर क्यों भारत शोध कार्यों के मामले में चीन, जापान जैसे देशों से पीछे है? ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत की प्रगति के पहिए को रोक रही है? दरअसल देश में नियम इतने सख्त हैं कि उम्र निकल जाती है जब तक आपको अच्छा शोध करता माना जाता है। और आप देखिए आगे की राय तो भारत एक ज्ञान आधारित समाज बने और इसके लिए भी भाषाई खाई को पाटना होगा। भाषा की वह माध्यम है जो किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारतीय भाषाओं में शोध के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम अपने ज्ञान को विस्तृत रूप से प्रसारित कर सकें। आदमी जिस भाषा में सोचता है उसी में विचारों और अभिव्यक्ति सदैव ही उपयोगी साबित होती है। यदि 10 विकसित देशों के नाम सामने रखें तो इनमें 9 देश ऐसे होंगे जो अपनी ही भाषा को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी सुबोध शैली में शोध कार्य को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए कुछ पहल हो रही हैं, वह पर्याप्त नहीं है। इस दिशा में गंभीर पहल होनी चाहिए। और शोध की गुणवत्ता के प्रमाणों पर गौर करें तो शोधकर्ताओं के बीच 5 प्रमुख आधार बल दिया जाता है। ए शोध कार्य की साख है, क्रेडिबिलिटी और उसकी मौलिकता, शोध कार्य की संचार हेतु उपयोगिता और प्रस्तुति, शोध कार्य का महत्व और शोध में ईमानदारी प्रमुख रूप से उपस्थित होते हैं। देश में शिक्षक का मूल कार्य शिक्षा देना है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए जहां शिक्षकों और शोधकर्ताओं का संवर्ग अलग अलग हो और उनकी योग्यता, नियुक्ति एवं उनके मूल्यांकन की विधि भी पृथक प्रकार की होनी चाहिए। शोध को आप देखिए समाजोपयोगी बनाने के लिए यह जरूरी है कि छात्र और शिक्षक दोनों की अनुसंधान के प्रति सोच ईमानदार हो और वो विषय में कुछ नया जोड़ने के उद्देश्य से ही आप देखते हैं कि इस दिशा में आगे बढ़े और शोध महज शोध की औपचारिकता के लिए ना हो बल्कि उससे वैश्विक स्तर पर अनुशासन को गति मिले। इन सब के लिए जरूरी नहीं है कि नीति नियंताओं की नीयत का साफ होना, ताकि शोध के प्रति सरकार की अवधारणा भी बदले। शोध केंद्र के रूप में विभिन्न विषयों के अध्ययन केंद्रों की पहचान कर उन्हें उदारता पूर्वक सक्षम बनाने की आवश्यकता है। उन्हें दायित्व के साथ स्वायत्ता भी मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी जरूरतों का आकलन कर उपयोगी शोध कार्यक्रमों की प्रभावी व्यवस्था चला सकें। शोध को बढ़ावा देने का एक बेहतर तरीका यह भी हो सकता है कि उद्योग जगत और देश के विश्वविद्यालयों के बीच साझा गठजोड़ बने ताकि प्रयोगशाला में हुए शोध को बाजार तक पहुंचाया जा सके। हमारे देश में आप देखिए आविष्कार और शोध की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल सकता है, बशर्ते हम ऐसे पदार्थों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाएं। शैक्षिक संस्थानों के गिरते स्तर को बचाने के लिए सरकार को अच्छी शोध के लिए शोध राशि बढ़ाने के साथ साथ आप देखिए विश्वविद्यालयों की आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करना होगा। देश के युवा विज्ञानियों को बनाए रोल मॉडल। तो यह सच है कि देश में प्रतिभा का कभी अकाल नहीं रहा है। नवाचार का गढ़ माने जाने वाली अमेरिका की सिलिकॉन वैली और पश्चिम के विकसित देशों में चिकित्सा से लेकर तकनीकी क्षेत्रों में भारतीयों की व्यापक उपस्थिति इसे पुष्ट करती है कि परंतु यह विडंबना है कि भारत में लगभग 40,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में से 1% से भी कम विज्ञानी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और हमारे यहाँ जो शोध होते भी हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। वर्षों से अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण शोध कराने के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में अनेक विभागों में अनुभवी प्राध्यापकों का भी अकाल है। शोध के पश्चात के छात्रों के करियर को लेकर भी इतना असमंजस बना हुआ है कि शोध अपनी चमक होता जा रहा है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि शोध का परिवेश भी उत्साहजनक नहीं है। और अमेरिका तथा यूरोपीय देश में शोध की समाज में बहुत कद्र है, इसी वजह से वहां नोबेल पुरस्कार विजेताओं की भरमार है। भारत में प्रति 10,000 की आबादी पर केवल 4 लोग ही शोध में लगे हुए हैं। वहीं अमेरिका में ब्रिटेन में यह आंकड़ा 79 तथा रूस में आप देखते हैं कि 58 है। भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों में महज 1% छात्र ही शोध करते हैं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में हर वर्ष लगभग 7,000 शोधार्थी ही विज्ञान विषयों में आप देखिए पीएचडी करते हैं। इनमें से अधिकतर शोधार्थी पीएचडी थीसिस से उस विषय में कोई नवाचारी पुट का समावेश नहीं होता है तथा अधिकांश शोध सतही होते हैं, जिस कारण से शोधार्थियों के शोध अध्ययन से समाज तथा राष्ट्र को कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है। भारत में आज भी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक प्रयोगशालाओं के स्वरूप में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है। समय की मांग है कि प्रयोगशाला को नया स्वरूप दिया जाए तथा शोध संस्थाओं में पनप रही साइंस ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए जाए ताकि देश में शोध परक संस्कृति विकसित की जा सके। भारत में चल रहे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तथा स्किल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भी जरूरी है कि विज्ञान की नींव को सशक्त किया जाए तथा विश्व स्तरीय शोध एवं विकास का माहौल भारत में निर्मित हो। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में शोध की स्थिति को सुधारने के लिए मेधावी छात्रों को शोध कार्य के लिए आकर्षित करने की भी जरूरत है। साथ ही विज्ञान के शोधार्थियों को रोजगार की गारंटी दी जाए और भारत में वैज्ञानिक शोध तथा आविष्कार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इस तरह का माहौल बनाना होगा कि देश में बच्चे तथा युवा
अभिनेताओं एवं खिलाड़ियों की तरह विज्ञानियों को भी रोल मॉडल बनाए। चलिए, तो इसी की बात हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस तरह के टॉपिक पर? अपनी अपनी अपना व्यू जरूर दिया करिएगा। पहली अप्रैल का पुरस्कार खरी खरी तंज कसा जाता है। सभी तक पहुंचे विकास का लाभ। पिछले एक दशक से भारत में आर्थिक विकास की गति बहुत तेज है, परंतु मानव विकास की गति में वह तेजी परिलक्षित नहीं हो रही। लिहाजा इस दिशा में व्यापक प्रयास की आवश्यकता है। मानव विकास सूचकांक में भी भारत, आप देखते, संपत्ति और आय असमानता भी देखने को मिलती है। मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों ने 2023-24 में 62% रिटर्न दिया है। चालू वित्त वर्ष में मिड कैप 50,000 तो स्मॉल कैप सूचकांक 16,000 अंक चढ़ा है। एफपीआई ने शेयरों में 2 लाख करोड़ डाले। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण या फिर बॉन्ड बाजार में 1.2 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में विदेशी निवेशकों के ने शेयर बाजार से 37,662 करोड़ रुपए निकाले थे। 3.4 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश किया चालू वित्त वर्ष के दौरान। आप देखेंगे एफपीआई ने एलआईसी के कार्यालय 30-31 मार्च को खुले रहेंगे। अगले वित्त वर्ष में बैंकों की एनपीए में आएगी कमी। फोर्स मोटर्स ने ट्रैक्टर बिजनेस बंद करने का ऐलान किया है। जीईएम से अब तक 4 लाख करोड़ की खरीद हुई है। ई मार्केट प्लेटफॉर्म 15 अप्रैल से बंद होगी यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा। दूरसंचार विभाग का नाम लेकर कॉल करने वालों से सावधान रहें। 1 अप्रैल से सरकारी पोर्टल पर देनी होगी गेहूं की स्टॉक की जानकारी। गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का एजेंडा तैयार और देश की इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% करने की तैयारी। ग्रामीण इलाकों में पीएनजी की होगी आपूर्ति, बढ़ाया जाएगा सीएनजी का नेटवर्क। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बार फिर सहारनपुर के डीएम एसएसपी को पत्र लिखकर दाउल उलेम पर आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा है। इस बार मामला पाकिस्तान के एक शख्स द्वारा आत्मघाती हमले को लेकर लिए गए फतवे का है। अधिकारियों ने देवबंद सीईओ को जांच सौंप दी है। देखिए, बाल अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में, इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इनसे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स की बात कर रहा हूं। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देश में हाशिया पर बड़े लोग शीर्ष पदों पर पहुंच रहे हैं। जस्टिस गवई साहब कह रहे हैं संविधान की सकारात्मक कार्रवाई को दिया इसका श्रेय। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बाल्टीमोर में पुनर्निर्माण को बाइडेन प्रशासन ने जारी किए $6 करोड़। अभी आप देखते हैं दुर्घटना हो गई थी ना। दुर्घटना पर अमेरिकी कॉमिक्स ने बनाया नस्ली कार्टून। भारतीयों ने बताया शर्मनाक ऐसे। ब्रिटेन में भारतीयों से जुड़ने के लिए लेबर पार्टी ने लिया होली संदेश का सहारा। दुनिया में अभी बड़ा उठापटक चल रहा है। बाइडेन, ओबामा और क्लिंटन के कार्यक्रम में फलस्तीन समर्थकों ने किया हंगामा। हिंदुओं ने ट्रूडो से कहा कनाडा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। दुनिया भर में अभी आप देखते हैं कि उठापटक चल रही है। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए अरब सागर है। यहाँ आप लोगों को लाल सागर देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर है। ये है इजराइल। तो ये आप देखेंगे, ये आपका खेल का क्षेत्र है। और मुझे लगता है कि एक एक बॉल देखते होंगे अगर आप लोगों को क्रिकेट में खासकर दिलचस्पी होगी तो। आईपीएल चल रहा है ना, खूब क्या हो रहा होगा, टाइम पास हो रहा होगा। बोपन्ना F10 मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे और सिंधु भारी सिक्की समेत स्पेन मास्टर्स के सेमीफाइनल में है। ये भी देखें। फ्रांस ने ओलंपिक में सुरक्षा के लिए 46 देशों से मांगी मदद। नाकाजीमा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त
अहलावत छठे स्थान पर। इंडियन ओपन गोल्फ में बात हो रही है। ऑनलाइन करें स्मार्ट तैयारी अभ्यास, पेपर पैटर्न प्रैक्टिस, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि सही दिशा जरूरी है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सही दिशा मिलना जरूरी है, ये भी याद रखा करिएगा। कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी मंदिर में बना चढ़ावे का नया रिकॉर्ड। करीब 18 करोड़ 37 लाख रुपए का चढ़ावा हुआ है। ये आप सभी है, अच्छी बात है। यहाँ भी आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण खबरें मिल जाती हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और सामान्य जानकारी के लिए। सत्यजीत राय को मिला ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय को 1992 में आज ही ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार से सम्मानित हुए। इसी साल उनको भारत रत्न भी मिला था। सत्यजीत राय ने अपनी करियर में कुल 37 फिल्में बनाई। पाथेर पंचाली, अपराजितो, अपूर, संसार और चारुलता आदि उनकी यादगार फिल्में हैं। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध की घोषणा की। 1919 में आज ही महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था, घोषणा की थी। और गांधी जी का मानना था कि रॉलेट एक्ट भारतीयों के नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला। ब्रिटिश सरकार ने यह कानून पारित किया था। इस देश सेवा के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाले अप्पा जी जोशी। हरिओशन जोशी का जन्म 1897 में आज ही वर्धा में हुआ था। गरीबी से जूझते हुए कक्षा 10 तक की पढ़ाई की। 1905 में बंग भंग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता के संघर्ष में कूद गए। आगे चलकर वे अप्पा जी जोशी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1926 में आप देखिए वर्धा में आरएसएस की शाखा प्रारंभ की और नागपुर के बाहर आरएसएस की यह पहली शाखा थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने स्वयं उन्हें वर्धा जिला संघ संचालक का दायित्व सौंपा। 1946 में सरकारवाहक बने और 21 दिसंबर 1979 को उनकी डेथ हो गई थी। आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा हटा। गैस उत्सर्जन के विस्फोट की वजह से हिचकी की तरह होती है हलचल। एरिज के डॉक्टर शुभेंदु रहे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम का हिस्सा। छोटे ब्लैक होल कर रहा सुपरमैक्स ब्लैक होल की परिक्रमा। एक डॉक्टर अर्चित ने बताया कि एक छोटा ब्लैक होल केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। चलिए, चिप से सुरक्षित हो सकेगा मोबाइल व लैपटॉप का डाटा। आईआईटी कानपुर के सहयोगों ने विकसित होगी सुरक्षा तकनीक। CHERD और JISA सॉफ्टटेक के बीच में हुआ करार। लुप्त प्रयास साफिस मछली को बचाने की कोशिश। ये अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र में तैरती छोटे दांतों वाली लुप्त प्रयास साफिस मछली पृथ्वी पर यह एकमात्र ऐसा जीव है जो लाखों वर्षों के जीवन चक्र के बाद भी अपरिवर्तित है। जीवन विज्ञानी इस पर बात को लेकर चिंतित हैं कि इनका व्यवहार लगातार अनियमित है और असामान्य तरीके से यह मर रही हैं और संघीय और राज्य वन्य जीव एजेंसियों इसका कारण जाने के साथ साफिस को बचाने और पुनर्वास करने का काम में जुटी हैं। टीबी रोगियों में परजीवी कृत्रिम संक्रमण से बढ़ता है जोखिम, ये अनुसंधान कह रहा है। कूड़े के ढेर में गया लाखों रुपए का निवेश। कहाँ की बात है? लंदन की। ओपेनहाइमर के निदेशक क्रिस्टोफर को नाइटहुड की उपाधि, पत्नी एम्मा थॉमस को भी डैमहुड दिया गया। अब आप देखते हैं मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।